Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, Assistant Professor in History. आज हम लेंगे पेपर 2 आधुनिक विश्व का इतिहास। उसका नया टॉपिक ले रहे हैं हम अमेरिका की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम। पहले हम ले रहे हैं पृष्ठभूमि। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देशों की अधीनता में था। अमेरिकी महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत को खोजते हुए 12 अक्टूबर 1492 को वेस्ट इंडीज़ की भूमि पर पहुंच गया। अमेरिका का नामकरण एक इतालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर हुआ, जिसने 1499 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप के क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किए। अमेरिगी वेस्पुची की इस खोज के आधार पर ही एक जर्मन भूगोलवेत्ता के सुझाव पर नए महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया। स्पेन वासी वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने 1565 में फ्लोरिडा पर अधिकार कर लिया, जहां उन्होंने सेंट ऑगस्टीन नामक बस्ती की स्थापना की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित की गई पहली बस्ती थी। 17वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड से भारी संख्या में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। 1607 ईस्वी में वर्जीनिया पहुंचे और वहां उन्होंने जेम्स टाउन नामक प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की। धीरे धीरे ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध तक 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए। 1776 से 1783 के दौरान अमेरिका के उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से एक दीर्घकालीन युद्ध लड़ा, जिसे अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध या संग्राम कहा जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिका की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हम लेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता या अमेरिकी क्रांति के कारण। अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारण के संबंध में दो प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं। पहला मत राजनीतिक वैमनस्य का है, जिसे चार्ल्स मैकक्लीन एंड्रयूज ने दिया और जिसे लंबे समय तक एक पारंपरिक व्याख्या के रूप में स्वीकार किया जाता रहा। इस मत के अनुसार अमेरिकी क्रांति का उद्भव अंग्रेज़ों एवं उनके अमेरिकी उपनिवेशवासियों के मध्य राजनीतिक विचारों में हुए मतभेद के कारण हुआ था। दूसरा मत आर्थिक संघर्ष को क्रांति का केंद्र बिंदु मानता है और इस मत को चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड ने प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार ब्रिटेन तथा अमेरिका के मध्य व्यापारिक एवं औद्योगिक हितों के संघर्ष ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। तो अब हम ले रहे हैं कारण। पहला कारण है क्रांति का राजनीतिक मतभेद। ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के मध्य मतभेद का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को उनके द्वारा इच्छित स्वशासन की मात्रा प्रदान करने से इनकार कर दिया। प्रतिनिधि शासन एवं ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता के संबंध में दोनों के विचारों में स्पष्ट अंतर हो गया था। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ब्रिटेन की संसद संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य पर समान प्रभुसत्ता रखने वाली संस्था है। वह ब्रिटेन के उपनिवेशों पर भी वैसा ही अधिकार रखती है। दूसरी ओर अमेरिकी उपनिवेशवासियों के नेताओं तथा यूरोप में प्रबोधन युग के अनेक चिंतकों का कहना था कि ब्रिटिश संसद की साम्राज्य प्रभुसत्ता का सिद्धांत सही नहीं है। इस सिद्धांत से प्रतिनिधि शासन या स्वशासन की भावना का स्पष्ट उल्लंघन होता है। दूसरा कारण था आर्थिक संघर्ष। ब्रिटिश सरकार एवं अमेरिकी उपनिवेशवासियों के मध्य संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक प्रश्नों को लेकर था। ब्रिटेन अपने अमेरिकी उपनिवेशों को अपने वाणिज्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत मानता था। वाणिज्यवाद की अवधारणा के अनुसार ब्रिटेन का यह मानना था कि उसके अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य मातृ देश अर्थात ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना है। ये उपनिवेश इसीलिए हैं ताकि उनसे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सके तथा ब्रिटेन में तैयार किया गया पक्का माल वहां खपाया जा सके। अमेरिकी उपनिवेशवासियों को यह स्वीकार्य नहीं था कि वे ब्रिटिश वाणिज्यवादी हितों की पूर्ति के निमित्त मात्र बन जाएं।
इंग्लैंड की सरकार ने अपने वाणिज्यवादी हितों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी उपनिवेशों के लिए अनेक प्रकार के अधिनियम पारित किए। इन अधिनियमों में अमेरिकी वासियों में आर्थिक असंतोष उत्पन्न हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति का महत्वपूर्ण कारण जो बाद में बना। ऐसे अधिनियम इस प्रकार से थे। पहला, नौ संचालन कानून। ब्रिटिश संसद ने ब्रिटेन के वाणिज्यवादी हितों का संरक्षण नौ संचालन या नेविगेशन कानूनों के माध्यम से करने का प्रयास किया। समय समय पर पारित किए गए इन नौ संचालन कानूनों के 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटिश उपनिवेश अपना व्यापार ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से ही करें। दूसरा, वे अधिकांश सामान की खरीदारी अपने मातृ देश यानी ब्रिटेन से ही करें। और तीसरा, वे अपना अधिकांश विक्रय भी मातृ देश को ही करें। इन सब गतिविधियों का स्पष्ट प्रयोजन ब्रिटिश व्यापारियों को लाभ पहुंचाना था। 1663 में ब्रिटिश संसद ने उक्त कानूनों में एक स्टेपल अधिनियम और जोड़ दिया, जिसके अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशों पर इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों से की जाने वाली प्रत्यक्ष खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा था व्यापारिक एवं औद्योगिक नियंत्रण। ब्रिटिश संसद ने अनेक अधिनियमों द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को ब्रिटेन के आर्थिक लाभ में वृद्धि के उद्देश्य से नियंत्रित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने क्रमशः उपनिवेशों से निर्यात की जाने वाली लगभग सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे मछली, अनाज और एवं रम को छोड़कर का निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को किया जाना अनिवार्य कर दिया। मात्र इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में तंबाकू, चावल, लकड़ी, लोहा तथा चमड़ा जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल थीं। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की औद्योगिक प्रगति को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1699 के ऊन संबंधी अधिनियम वुलन एक्ट द्वारा उपनिवेशों को ऊनी वस्तुओं के निर्यात की मनाही कर दी गई। 1732 में एक कानून द्वारा उपयुक्त प्रतिबंध को अमेरिकी उपनिवेशों के टॉप निर्माताओं पर भी लागू कर दिया गया। 1750 में एक कानून द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में लौह वस्तुओं के उत्पादन को सीमित एवं नियंत्रित कर दिया गया। तीसरा था शीरा अधिनियम 1733। इस अधिनियम द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों के लिए विदेशी क्षेत्रों से शीरे, चीनी तथा स्पिरिट के आयात पर भारी कर लगा दिए गए, जिनका प्रयोजन ये था कि उपनिवेशों के व्यापारी उक्त वस्तुओं को ब्रिटिश व्यापारियों से ही खरीदें। नेक्स्ट था शुगर एक्ट 1764। शुगर एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में फ्रांसीसी एवं स्पेनी वेस्ट इंडीज से आने वाले शीरे पर आयात कर की दर 6 पेंस प्रति गैलन से घटाकर 3 पेंस प्रति गैलन कर दी गई। कर को घटाने के पीछे उद्देश्य कर वसूली को सरल एवं व्यावहारिक बनाना था। शुगर एक्ट में इस कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी की गई तथा ब्रिटिश सतर्कता अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि इस कानून को तोड़ने वाले सभी जहाज पकड़ लिए जाएं। शुगर एक्ट के माध्यम से वास्तविक चुंगी वसूली की प्रक्रिया से अमेरिकी उपनिवेशवासियों को बड़ी नाराजगी हुई। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस प्रकार की कर वसूली को वे अनुचित मानते थे। उन्हें सिर्फ आर्थिक असंतोष ही नहीं था, मानसिक भी था। नेक्स्ट था स्टैम्प एक्ट 1765। ब्रिटिश सरकार ने 1765 में अमेरिकी उपनिवेशों के लिए स्टैम्प एक्ट पारित कर दिया, जिसके अनुसार समाचार पत्रों तथा कानूनी एवं व्यापारिक दस्तावेजों पर स्टाम्प कर देना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के व्यापारिक नियंत्रण अधिनियमों के माध्यम से लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों का अनुभव तो अमेरिकी उपनिवेशवासियों को पहले से ही था, लेकिन यह पहली बार था कि स्टैम्प एक्ट के माध्यम से उनसे प्रत्यक्ष कर वसूली की जा रही थी। स्टैम्प एक्ट का समाचार आते ही अमेरिकी उपनिवेशवासियों में आक्रोश की लहर फैल गई। स्टैम्प एक्ट में उन्हें उनके प्रत्यक्ष आर्थिक शोषण की बू आने लगी। दूसरा, उनका मानना था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर वसूली एक प्रकार का अत्याचार है। टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन एक अत्याचार है। नेक्स्ट था टाउनशेंड कर अधिनियम
1767 में ब्रिटिश सरकार एवं अमेरिकी उपनिवेशवासियों में पुनः आर्थिक प्रश्न पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब टाउनशेंड कर अधिनियम क्रियान्वित कर दिए गए। चार्ल्स टाउनशेंड तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में राजकोष का प्रमुख अधिकारी था और उसी के नाम से इन कर अधिनियमों का नाम रखा गया। टाउनशेंड का मानना था कि अमेरिकी उपनिवेशवासियों वासी प्रत्यक्ष करों के तो विरुद्ध थे, लेकिन अप्रत्यक्ष करों के प्रति उन्हें आपत्ति नहीं थी। अतः उपनिवेशवासियों से ब्रिटिश सरकार को अप्रत्यक्ष तरीके से कर वसूली करनी चाहिए। अतः टाउनशेंड कर अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में इंग्लैंड से आयात की जाने वाली 5 वस्तुओं शीशा, सीसा, कागज़, पेंटरों के रंग तथा चाय पर चुंगी शुल्क वसूल करना आरंभ कर दिया। टाउनशेंड को आशा के विपरीत अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश संसद द्वारा उन पर किसी भी प्रकार का कर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लगाने को न्यायसंगत नहीं माना। उपनिवेशवासियों की चेतना अब अधिक जागृत हो चुकी थी और वे प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं के सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने लगे थे। ये थे सारे कर जो कि हमने किए हैं आर्थिक संघर्ष के अंतर्गत। अब अगला कारण, अमेरिकी क्रांति का अगला कारण है तीसरा, स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम का यह एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वतंत्रता की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व ही अनेक अमेरिकी उपनिवेशवासी स्वशासन एवं स्वतंत्रता की मनःस्थिति में ढल चुके थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉन एडम्स का कथन था कि क्रांति लोगों के मस्तिष्क में थी एवं उपनिवेशों की एक सूत्रता में थी। ये दोनों कार्य वास्तविक युद्ध शुरू होने से पहले ही संपन्न हो चुके थे। इसका विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, अमेरिका के अधिकांश उपनिवेशों में शासन पद्धति का आरंभ से ही कुछ इस तरह से विकास हुआ था कि वे स्वशासन के अभ्यस्त हो गए थे। दूसरा, अमेरिकी उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोग यद्यपि यूरोपीय थे लेकिन उन्हें अपनी मातृभूमि ब्रिटेन से कोई आंतरिक लगाव नहीं था। इसका कारण यह था कि ये लोग सिर्फ धन लाभ के लालच में अमेरिका नहीं गए थे। इनमें से बहुत से ऐसे थे जो इंग्लैंड की राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक परिस्थितियों से दुखी होकर अमेरिका में पलायन कर गए थे और वहीं बस जाना चाहते थे। इंग्लैंड उनकी स्मृति का एक दुखद अतीत था और अमेरिका उनके लिए उम्मीदों का नया क्षितिज। तीसरा, अमेरिका की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां ब्रिटेन की तुलना में इतनी अधिक आकर्षक थीं कि यूरोपीय आव्रजकों ने वहीं बसने का फैसला कर लिया और वे अपनी इस नई दुनिया में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट, अगला कारण है धार्मिक आयाम। इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की धार्मिक बाधाओं से दुखी होकर प्यूरिटन, क्वेकर तथा कैथोलिक ईसाई अमेरिका में आकर बस गए। फ्रांस में लुई 14वें द्वारा अपमानित एवं दंडित किए गए ह्यूजीनॉट्स धर्मावलंबी भी अमेरिका में अपना भाग्य आजमाने आ गए थे। ये सभी धार्मिक असंतुष्ट वर्ग शीघ्र ही उपनिवेशों की गतिशील आर्थिक व्यवस्था के लाभों से जुड़ गए और वे अपने मातृ देशों में पुनः लौटने की बात भूल गए तथा अमेरिका को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बना लिया। ये लोग राजनीतिक परतंत्रता के आदी नहीं थे और वैचारिक स्वतंत्रता को जीवन का अनिवार्य अंग मानते थे। वे संभवतः ब्रिटिश आधिपत्य के विरोधी एवं अमेरिका की स्वतंत्रता के पक्षधर बन गए। अमेरिका में बसने वाले लोगों को मुख्य धार्मिक असंतोष इस बात का था कि अनेक प्रांतों में उन्हें भिन्न धार्मिक मतावलंबी होते हुए भी एंग्लिकन बिशप संघवादी चर्च के लिए टैक्स देना पड़ता था। उपनिवेशों के बहुत से लोग चर्च के लिए टैक्स देने का तीव्र विरोध करते थे। नेक्स्ट, अगला कारण है बौद्धिक जागृति या एक अल्पसंख्यक प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक आधार एवं दिशा देने का कार्य अमेरिका के एक अल्पसंख्यक प्रबुद्ध वर्ग ने किया। उपनिवेशवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने तथा उस भावना को सही दिशा में रेखांकित करने में अमेरिका के बुद्धिजीवियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बुद्धिजीवी नेता थे। मैसाचुसेट्स प्रांत के जॉन एडम्स, न्यूयॉर्क के जॉन जे, पेंसिल्वेनिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन एवं वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन। ये प्रबुद्ध नेता बुद्धिवादी एवं उदारवादी चिंतन की लहर से प्रभावित थे। उन्होंने अपने लेखों, संभाषणों एवं गतिविधियों में लोकतंत्र की महत्ता, जनता की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता एवं समानता के मूलभूत मानवीय अधिकार एवं क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस ने भी अमेरिकी वासियों में स्वतंत्रता प्रेम की भावना जागृत की। नेक्स्ट है अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण, बॉस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773। अमेरिकी उपनिवेशवासियों की तीव्र प्रतिक्रिया उस समय देखने में आई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के जहाज़ अमेरिकी बंदरगाहों पर भेजने आरंभ किए। प्राय सभी बंदरगाहों पर उपनिवेशों के प्रबुद्ध कार्यकर्ता उनका विरोध करने के लिए तैयार थे। चार्ल्सटन में लोगों ने चाय की पेटियां तहखानों में डालकर उन पर ताले बंद करवा दिए। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में चाय उन्हीं जहाज़ों में वापस कर दी गई जिनमें वह भरकर लाई गई थी। बॉस्टन में माहौल विशेष गर्म और उग्र था। 16 दिसंबर 1773 की सर्द रात्रि में सैमुअल एडम्स एवं उनके साथियों के निर्देश पर लगभग 50 अमेरिकी व्यक्तियों का एक समूह छद्म वेश में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक चाय से भरे जहाज़ पर चढ़ गया और उसने जहाज़ पर से 342 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी के संबंध में उपनिवेशवासियों के नेता जॉन एडम्स का कथन था कि यह सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। चाय की यह बर्बादी इतनी साहसपूर्ण, दृढ़ और लचीली कार्यवाही थी और उसके परिणाम इतने स्थायी होंगे कि मैं इसे इतिहास की एक बड़ी घटना माने बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ये थे अमेरिकी क्रांति के कारण।